बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन, मैं सबसे पहले तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी। मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही जो हमारे दो कायदीन हैं, आसिफ जरदारी साहब ने और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इतनी तफसीली गुफ्तगू रखी कि अब मज़ीद कुछ कहने की और वजाहत की फिर गुंजाइश नहीं रह पाती। और ख़ुसूसी तौर पर मियाँ साहब ने जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की कि अब मसला स्टेट विद इन स्टेट से बढ़कर स्टेट अबाउ द स्टेट तक चला गया है। और ये स्टेट अबाउ द स्टेट सिर्फ पावर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये स्टेट विद इन द स्टेट माशी तौर पर भी बनते जा रहे हैं ये लोग। क्योंकि अगर हम देखें तो वो फरुतुल्लाह बाबर साहब का एक क्वेश्चन जो उन्होंने सेनेट में किया, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी और उसके बाद उसमें मजीद इजाफे भी होते जा रहे हैं कि कॉर्नफ्लेक्स से लेकर और रोड और ब्रिज से लेकर चीज और पत्नी क्या क्या चीज अब ये लोग बनाने शुरू कर दिया है इन्होंने। तो और जो काम ये लोग शुरू कर देते हैं, मजाल है कि वो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में कोई और फिर सरवाइव कर पाए। हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम इस वक्त एक स्टेट ऑफ मार्शल लॉ में है, बल्कि मेरे ख्याल में ये मार्शल लॉ से भी एक बदतरीन दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस मार्शल लॉ में तो सब कुछ सस्पेंड हो जाता है, लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं कि हमारे इदारों को मसख किया जा रहा है, हमारे पार्लिमानी रिवायात को मसख किया जा रहा है, हमारे जुडिशरी के साथ भी यही अमल किया जा रहा है, हमारे मीडिया के साथ जितने भी इदारे हैं उन सब इदारों के साथ यही अमल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मार्शल लॉ है और ये जमहूरियत है ही नहीं। और ये जो तहरीक अब शुरू होगी, मेरी तजवीज़ ये है एक अदना से पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, यहाँ पर मेरे काफ़ी बड़े मशरान और सीजन पॉलिटिशियंस हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी तहरीक चले उसका नाम ही हम तहरीक बहाली जमहूरियत रख दें। क्योंकि हमें सबसे पहले जमहूरियत को रिस्टोर करना होगा, उसके बाद ही फिर हम आगे की तरफ चल सकेंगे। इलेक्शंस की बात हुई तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो यहाँ पर जो तफसीली बैकग्राउंड और इलेक्शन के बाद फिर जो ईपीसी हुई, इसमें जो डिस्कशंस हुई उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये इलेक्शंस बदकिस्मती से हमने अनकंडीशनली ही एक्सेप्ट कर लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब तक हमारी तो शायद कैपेसिटी बहुत ही कम हो, लेकिन जितने भी बड़ी सियासी जमातें हैं उनको कम से कम एक वाइट पेपर तो जारी करना चाहिए था कि जो इलेक्शन में जो जो जिस तरीके से मैनिपुलेशन हुई। अब हम आते हैं जो मुख्तलिफ इदारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पार्लियामेंट की। अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट इनिशियली मेरे ख्याल में जो हुकूमत है यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया को
आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कहें, फौज कहें, जो भी कहें, लेकिन वहाँ से उनको ये इंस्ट्रक्शन मिला करती थी कि आपने हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी और मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो इंक्रोचमेंट होती गई और अब तो वो इतनी हद तक इंक्रोचमेंट कर रहे हैं कि एजेंडा जो हमारा है वो एजेंडा हमारा पार्लियामेंट में बनता ही नहीं है। वो हमारी जो पार्लियामेंट का एजेंडा है वो या पता नहीं कि वो अपारा से आता है, GHQ से आता है, पता नहीं कहां से आता है, लेकिन वो कम से कम पार्लियामेंट में नहीं बनता। 11th आवर तक जब हमारा इजलास शुरू हो, किसी को कुछ पता नहीं होता कि आज के एजेंडे में क्या होता है। रात के 12 बजे मतलब ना पूरी असेंबली सेक्रेटेरिएट को पता होता है, किसी को पता नहीं होता, और असेंबली का इजलास कॉल कर दिया जाता है और फिर जो एजेंडे पर आता है उसका भी किसी को कोई इल्म नहीं होगा कल के एजेंडे में क्या होगा। और ये जो इंक्रोचमेंट हो चुकी है बदकिस्मती से, और इंक्रोचमेंट उन्होंने इसलिए करनी थी कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए थे और इसी मकसद के लिए वो लाए थे। अब इस इंक्रोचमेंट को रोल बैक भी करना होगा और ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि यह हमारे भाई साहबान जो जगह एक दफा मेरे ख्याल में जिस पर कब्जा कर लेते हैं वो फिर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ते हैं। तो इसके बारे में भी कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जुडिशरी मतलब पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस ही बुलडोज कर दिया जाता है। अब पिछले दिनों जो सीन हुआ, मतलब बिल पास हो रहे हैं, मतलब वो एक मामूली सी रिक्वेस्ट जो थी अपोजिशन की कि भाई आप रिकाउंट करें, तो वो तो जमहूरी प्रोसेस का बुनियादी हिस्सा है। वो रिकाउंट पर भी वो जो स्पीकर साहब थे वो एग्री नहीं हो रहे थे। तो मतलब ये तो कल को शायद एक ऐसी लेजिस्लेशन भी आए जिसमें मुखालफत में 100 वोट हो और उसके फेवर में 30 वोट हो, लेकिन वहां से ऊपर स्पीकर साहब कह दे कि नहीं ये जो 30 है ये ज्यादा है और ये जो 100 है ये कम है। तो ये जब मैं शुरू में जैसा मैंने कहा कि ये जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरी अक़दार में जमहूरी रिवायात में इस तरह नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में यहाँ पर फाइज ईसा साहब की बात हुई कि किस तरीके से फिर उसको ये मुख्तलिफ इदारों के जरिए पहले एक रेफरेंस भेजा गया, फिर रेफरेंस के बाद उसका केस कहीं और भेज दिया गया। मेरे ख्याल में हमारी सियासी कुव्वतों को फाइज ईसा साहब के साथ उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए था। उस तरीके से हम नहीं खड़े हुए उनके साथ जिस तरीके से हमें फाइज ईसा को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये अगर वो फिर इसी तरह के चंद ही मतलब क्रेडिबल लोग अगर आइसोलेट होते रहे और वो फिर उनको निशाना बनाया जाता रहा तो फिर मेरे ख्याल में फिर ये लोग खत्म होते जाएंगे। इसी तरह हमारा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है वकार सेठ साहब, उनका भी यही सीन है। वो उन्होंने परवेज मुशर्रफ के केस में एक फैसला सुनाया और उस फैसले की पादाश में उनकी जो एलिवेशन थी सुप्रीम कोर्ट में उसको ब्लॉक कर दिया गया और उनसे कई गुना जूनियर जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट से प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। अच्छा, मीडिया की जब हम बात करें तो मीडिया पर भी मेरे ख्याल में वो पीटीवी का ज़माना जब था शायद उससे भी हम एक बदतरीन दौर से अब गुजर रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर एंकर जो सवालात उठाते हैं उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। जो सहाफ़ी हजरात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको भी मतलब पहले ये तरीका वारदात हुआ करती थी कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। उसके बाद अब एक दूसरी तरीका वारदात है कि उनके ऊपर उनको उठा लिया जाता है, जिस तरह के मतीउल्लाह जान साहब के केस में था, और या उन पर सेडिशन के केसेस बनाए जाते हैं जिस तरह के अबसार आलम साहब के केस में था या सत्तूर के केस में था। और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन जो जर्नलिस्ट हैं उनको इंतहाई ही नामुनासिब सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उनको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और पिछली तो हमें हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी में जो चेयरमैन साहब भी उसमें जो उसको चेयर कर रहे थे, तो वो उसमें जितने भी तकरीबन हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट आई उन्होंने सब ने तकरीबन मेजॉरिटी का ओपिनियन ही यही था कि ये
मेजॉरिटी ये जो लोग, ये जो एब्यूजर्स हैं, उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है। और हुक्मरान जमात और ये जो एक दूसरा इदारा ये ISPR वाले, ये तकरीबन मिली भगत से ही अक्सर काम करते रहते हैं। वो अगर किसी की ट्रोलिंग करनी हो, किसी के खिलाफ कैंपेन चलाना हो, तो वो उसमें आप उनका एक अलायंस किस्म का भी मौजूद है। अच्छा, यही सीन पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ भी है कि उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से रोकने की कोशिश की जाती है। जो लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस बनाते हैं, या जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको जितने भी कवानीन हैं उनको बतौर हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। किसी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डालते हैं, किसी के ऊपर साइबर क्राइम के तहत मुकदमा डालते हैं। और अब तो फिर से ये बात शुरू हो गई है कि कोई गुमनाम किस्म का बंदा उठता है पिंडी में या किसी और जगह पर, एक दरख्वास्त जमा करा देता है कि फलाना ने एक इदारे की बदनामी की है, और रोज के खिलाफ फिर FIR दर्ज हो जाती है। वो फिर बेचारा मारा अपनी जमानत के लिए फिरता रहता है। अच्छा, जैसा अगर एक तरफ मुल्क अपने बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ इंसानी हुकूक का भी यही हाल है। मेरे ख्याल में इंसानी हुकूक के लिहाज से भी मुल्क बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस अभी तक जारी है, लोग गायब हो रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के बनने से पहले अंग्रेजों ने हमें आइसोलेट रखा और स्पेशल लॉस के तहत हमें वो ट्रीट करते रहे, वही सिस्टम अभी तक जारी है। हम यहां पर रोना रोते हैं कश्मीर का कि 5 अगस्त 2019 को हम वहां पर हिंदुस्तान में मोदी ने ज्यादती करके कश्मीर को जबरदस्ती हिंदुस्तान में जम कर दिया। अब उसी 5 अगस्त 2019 को हमारे सूबे में जो एक कानून सिर्फ साबिका फाटा और फाटा तक महदूद था, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, अब वहां पर हिंदुस्तान वो काम कर रहा है। यहां पर हमारे सूबे के गवर्नर साहब ने वो जो कानून सिर्फ फाटा और फाटा तक महदूद था, वो पूरे सूबे में लागू कर दिया। अब वो बुनियादी इंसानी हकूक के ही खिलाफ है। और हम आवाज उठा रहे थे, मतलब यो यहाँ पर अपने जो आईनी और कानूनी हकूक की बात कर रहे थे, और यहाँ पर दावे हुए कि भाई हमने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया है। जनाब, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को फाटा में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि जो लॉ स्पेसिफिक थे उस इलाके के लिए वो पूरे सूबे में उसको फैला दिया गया। अच्छा, फिर उस कानून को स्ट्राइक डाउन किया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उसको मतलब अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ। और उस जजमेंट में यहां तक वो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया गया कि इन इलाकों के लोगों के साथ तो ऐसा रवैया रखा गया है जैसा कोई अपने दुश्मन के साथ रखता हो। अच्छा, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट वो फिर स्टेट सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में वो फिर स्टे हुआ। फिर वो जब मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोसा साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, लेकिन फिर वो उनके जाने के साथ जब वो बेंच टूट गया तो वो भी अभी तक कट लाइन पड़ा। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि ये कौन सा कानून है वहां पर, मतलब एक लीगल वैक्यूम की सिचुएशन है। और हमें ये नहीं पता कि मतलब अगर एक्शन ऑफ एड ऑफ सिविल पावर मौजूद है, नहीं मौजूद, अगर नहीं मौजूद तो वहां पर ये इंटरमेंट सेंटर्स किस कानून के तहत, और ये जो इन इंटरमेंट सेंटर्स में वो लोग जो 8-8, 10-10 साल से बगैर किसी कोर्ट को फेस किए, बगैर किसी प्रोसिक्यूशन को फेस किए वहां पर पड़े हुए हैं, ये किस कानून के तहत है। अच्छा, सिमिलर सिचुएशन बलूचिस्तान की भी है। बलूचिस्तान भी अभी तक जिस तरह के फाटा एक नो गो एरिया है, साबिका फाटा अभी तक एक नो गो एरिया है। वहां पर जब जितने भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट में कहूंगा उस पर वहां पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, वहां पर कस्टोडियल किलिंग्स भी हो रही हैं, और एक नहीं बार बार हो रही हैं। 2 दिन पहले ही हमारे शुमाली वजीरिस्तान में एक इलाके में एक वाकया, एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, और उस आईडी ब्लास्ट के बाद फिर वो लोग को कलेक्टिव पनिशमेंट का निशाना अभी तक बनाते हैं। FCR चला गया, लेकिन वो कलेक्टिव पनिशमेंट जो किसी जमाने अभी तक वो इतना ब्रूटल है कि एक आईडी अटैक जो सिक्योरिटी एजेंसीज की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, क्यों कर हुआ, कहां से लोग आए, किस तरह उन्होंने ये चीज प्लान की, ये सिक्योरिटी इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो उसमें फेल होते हैं तो उसकी सजा वो आम आवाम को देते हैं।
वो घरों के अंदर दाखिल होते हैं, खवातीन पर, मर्दों पर, बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। अच्छा, फिर लोगों को उठा लेते हैं और फिर वो उठाकर उस पर कस्टडी में इतना तशद्दुद होता है कि अक्सर लोग कस्टडी में ही मर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, किसी कानून में लोगों को वो नहीं, कोई फोरम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है कि हम कहां पर जाए और कहां पर अपने इंसाफ मांगे। तो ये एक इतनी खतरनाक किस्म की सिचुएशन है कि अगर इदारे ना हो तो फिर जाहिर बात और इदारे, यहां पर मिसाल रियासती इदारे कानून अपने हाथ में ले और मारा हुआ है कानून वो इस तरह की कार्रवाइयां करे, तो फिर तो जाहिर बात है फिर कल शायद अवाम भी रिएक्शन में फिर यही करे। तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह के, यहां पर मुझसे पहले बात हुई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो जोड़ता है अवाम को और रियासत को आपस में, तो जब रियासत उस डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करेगी तो जाहिर बात है फिर रिएक्शन में अवाम, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर उसका अभी तक हमने रोकथाम नहीं की तो मेरे ख्याल में वी विल लीड टुवर्ड एन इररिपेरेबल लॉस। सेम सिचुएशन बलूचिस्तान की है, वहां पर भी इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है। हयात बलोच के केस में जब बहुत ज्यादा शोर हुआ, बहुत ज्यादा वो उस वालदा की अपने उस बच्चे के साथ तस्वीर हुआ जिसने सबको रुला दिया, तो उसके बाद और सोशल मीडिया पर शोर मचा पूरी दुनिया में, उसके बाद फिर वहां पर IGFC उनके पास ताज़ियत करने गए। और मैं ये भी यकीन से कहता हूं, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात की थी कि अगर IGFC वहां पर ना जाते तो ये हुकूमत उस हयात बलोच के कत्ल को भी डिफेंड कर रही होती। ये इतने हद तक अपनी नौकरियों को छुपाने के लिए जा चुके हैं कि मेरा दावा है कि यह हयात बलोच के कत्ल को भी, जिस तरह के खड़ कमर के वाक़े के बाद वो उल्टा जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने मारा था, उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये मेरे ख्याल में हयात बलोच के केस में भी, बलोचिस्तान एक नो गो एरिया है, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। मैं चंद दिन पहले वहां पर गया था, मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। तो ये और यहां पर हमें अलमिया यह है कि पूरी रियासत एक चीज पर, यहां पर नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत एग्री कर चुकी थी कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो मैंने एक्स फाटा की जो यहाँ पर वाक़यात होते हैं, जो फिर लोगों को तशद्दुद का निशान बनाया जाता है, मैंने उस दिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात की थी कि ये एक उस मसनूई जंग का निशाना की सजा हमें दे रहे हैं जो यहाँ पर पाकिस्तानी जर्नलों ने अपनी कमाई के लिए शुरू की थी। अब पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पर अभी जो एक स्कैंडल आया है सलीम बाजवा साहब का, उसकी जब आप वो एसेट्स निकाल कर देख ले, वो उसकी जो रेशो है, उसने ग्रोथ ही 2001 से बात किया है, मतलब 9/11 की बात ही वो। और ये तो सिर्फ एक मामूली किस्म का एक ग्लिम्स था। अब जब ये मजीद ये पेंडोरा बॉक्स खोलेगा, पता नहीं इसमें से क्या क्या निकलेगा। ये सिर्फ एक बंदे की इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर निकली है। तो अब जब ये कहते हैं कि वहां पर जो जंग थी वो एक मसनूई जंग थी, वो डॉलर्स की कमाई की जंग थी, तो उस डॉलर्स की जंग को रोकने के लिए भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को एक आवाज होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो मेरे ख्याल में जितना खमियाजा हमने भुगता है, शायद मुस्तकबिल में हम उससे भी ज्यादा हमें देखने को मिले। मैं एक चीज का और भी यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में जो प्रोसेस चल रहा है, जो इंट्रा अफगान डायलॉग वहां पर हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें भी हमारा रोल बहुत ही कलीदी है। लेकिन अलमिया यहाँ पर फिर भी यही है, जिस तरह मुझसे बैर मुशर्रफ महमूद खान अशरफजई साहब ने यह बात की कि खलीलजाद आते हैं, GHQ चले जाते हैं और वापस फिर ना मुल्क को पता है ना पार्लियामेंट। मैंने ये क्वेश्चन भी जमा कराया था कि जरा फॉरेन मिनिस्ट्री वाले हमें बताएं कि भाई वो ये क्या खिचड़ी पक रही है, हमारा फिर से किरदार क्या है। लेकिन किसी को अभी तक कुछ इल्म नहीं ही। वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो हमारे खित्ते के लिए इंतहाई अहम है, उससे हम अपने आप को दूर नहीं रख सकते। हमें जानना होगा और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि वहां पर हमारी रियासत का किरदार उस पूरे प्रोसेस में क्या है। क्योंकि हम जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि फाटा और पूरी पुख्तनख्वा में मतलब मिलिटेंट्स फिर से रिग्रुप हो रहे हैं। वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो फिर से रिग्रुप हो रहे हैं और वो दिल जब उनका चाहता है जहां पर वो अटैक कर लेते हैं। और वो मैंने बार बार इस चीज की तरफ निशानदेही भी की कि ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है। और हदशा हमें जो है वो ये है कि इन लोगों को
फिर से ये जो इंटर अफगान डायलॉग हो रहा है उसके नेक्स्ट फेज के लिए शायद उनको फिर इस्तेमाल किया जाए कि अगर वहां पर उस फ्रंट पर नाकामी हो तो हम फिर यहां से वही पुरानी पॉलिसी फिर उसको इस्तेमाल करें। तो काबुल पर कब्जा करने की जो पुरानी हमारी ख्वाहिश रही है वो ख्वाहिश मुझे खदशा है कि अभी तक मौजूद है, और वो जो चीज़ है मेरे ख्याल में वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये जितनी मसल 70,000 से ज़्यादा हमने शहादत दी है वो उसी इन्वॉल्वमेंट और उसी इंटरफेरेंस का नतीजा है। तो मेरे ख्याल में इस अमल के रोकथाम के लिए भी एक यहाँ पर मौजूद तमाम सियासी क़ियादत को सर जोड़कर कुछ लाए अमल बनाना होगा। आखिर में मैं ये कहूँगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात हुई मुस्तकबिल के लिए, तो मेरे ख्याल में एक तो हम आगे बढ़ने के लिए एक ट्रुथ कमीशन का भी मुतालबा करें, क्योंकि ये जो एक दूसरे को गद्दार और जो भी अपने हक की आवाज़ उठाता है, जो भी सच बोलता है, उस पर ये जो गद्दारी के टप्पे स्टेट लगने शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल में उसके लिए भी एक कमीशन बना दिया जाए। 1947 से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ यहाँ पर एक ट्रुथ कमीशन हो ताकि उसमें पता चले कि गद्दार कौन था और इस मिट्टी के लिए और इस धरती के लिए और सिविल सुप्रीमेसी की या अवाम की हकूक की बात किसने की। तो उसके लिए एक ट्रुथ कमीशन का क़याम भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी एक रिवाइज्ड वर्जन की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। जो रास्ते पिछली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में रोके गए थे उसके बाद और रास्ते ढूंढ लिए गए हैं, और जो नए रास्ते ढूंढे गए हैं मेरे ख्याल में उनको रोकने की भी ज़रूरत है। और इस नए ये जो रिवाइज्ड वर्जन है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, इसके साथ साथ अगर एक कुछ अपनी खुद एहतसाबी की भी थोड़ी सी एक स्टडी हो कि एक इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस इस तरह हो कि जो पुराना जिस वक्त से ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक हमने क्या कोताहियां की है, हमसे क्या गलती हुई है, उन गलतियों को भी रिकॉर्ड पर लाना होगा। और आज हमारी तो चूंकि जो भी हमारे यहाँ पर जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, हमारी जो कायदीन जो भी फैसला करें हम तो, लेकिन मैं ये एक बात कहूँगा कि फैसला ऐसा होना चाहिए, एक एग्रेसिव स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आवाम मेरे ख्याल में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और सियासी क़ियादत मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी पीछे है। फिर ऐसा ना हो कि हम पीछे ही रह जाए और हमारी आवाम बहुत ही आगे बढ़ जाए। तो वो पब्लिक जो सेंटिमेंट्स है उसको एड्रेस करने के लिए कोई एग्रेसिव लाहमल आज ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं, चाहे लॉयर्स है, चाहे सिविल सोसाइटी, चाहे स्टूडेंट्स हैं, जो भी है मेरे ख्याल में वो सब तैयार है इस पूरे अमल के लिए, क्योंकि वो भी इसी मुआशरे का और इसी मुल्क के हिस्सा है और वो सब कुछ फील भी करते हैं। मैं फैज साहब के चंद अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा कि यूं अर्ज़ व तलब से कब ए दिल पत्थर दिल पानी होते हैं, तुम लाख वफा की खू डालो कब खुए सितमगर जाती है। इस जां के ज़िया कि हमको भी तशवीश है लेकिन क्या कीजिए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर कर जाती है। बहुत शुक्रिया जी।